गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12th ज्योग्राफी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर 12 है पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान, जिसमें हमने कल वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि यानी जो वॉइस होती है, आवाज़ होती है, तो ध्वनि प्रदूषण जब ध्वनि की तीव्रता यानी इतनी ध्वनि प्रदूषण, पहली बात तो अपन कहते हैं किसको है कि ध्वनि प्रदूषण होता है क्या है, कोई भी आवाज़ जो अपने को बुरी लगने लग जाए या अपने कानों को उससे कष्ट होने लग जाए तो वो क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। जब ध्वनि की तीव्रता या आवृत्ति कर्णप्रिय स्तर से, कर्णप्रिय का मतलब कानों को अच्छे लगने वाले स्तर से अधिक हो तो उसे शोर कहा जाता है। तो इसमें ध्वनि में भी अलग अलग है। पहले तो अपन बोलते हैं शोर यानी तेज आवाज़, तो अपने कानों को प्रिय लगने वाली जो ध्वनि है उससे थोड़ी तेज हो जाए तो उसको शोर करते हैं। और शोर व अवांछित दशा में मनुष्यों में बेचैनी और अशांति, अब जब यही शोर इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है कि मनुष्यों में बेचैनी और अशांति उत्पन्न कर देता है, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। अब ये किस कारण से होता है, क्योंकि आज वर्तमान में हम सबसे ज़्यादा तकनीक का प्रयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का। तो तकनीकी में क्या है, बड़ी बड़ी मशीनें जो होती है उनका प्रयोग किया जाता है। अब उन मशीनों से इतनी तीव्र गति से आवाज़ निकलती है कि वो उसके आसपास रहने वाले जो मानव होते हैं वो उसकी ध्वनि से, उसकी वॉइस से क्या होते हैं, परेशान होते हैं या उनको बेचैनी होने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति को हम बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। तेज़ी से बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण एवं यातायात के साधनों एवं समस्त विस्तारकों के कारण ध्वनि प्रदूषण आज वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। भारत जैसे विशाल देश में ध्वनि प्रदूषण अन्य देशों की अपेक्षा क्या है, क्योंकि एक तो अपने यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, तो जनसंख्या ज़्यादा है, संसाधनों का प्रयोग भी ज़्यादा किया जाता है। तो संसाधनों के उपयोग से ही क्या होती है, ये जो ध्वनि निकलती है। तो आज अन्य देशों के मुकाबले अगर देखा जाए तो अपने देश में ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित एवं प्रभाव के अध्ययन हेतु इसकी तीव्रता और आवृत्ति का मापन किया जाता है। दो चीज़ों का इसमें मापन करते हैं, तीव्रता यानी कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है, और आवृत्ति यानी कितनी देर तक या कितनी बार आ रही है। तो तीव्रता और आवृत्ति का मापन किया जाता है इसका पता लगाने के लिए। ध्वनि तीव्रता मापन की सामान्य इकाई, अब ये ध्वनि तीव्रता किससे मापते हैं, डेसिबल से। डेसिबल, अब ये डेसिबल सामान्य क्या होता है, 80 से 120 के बीच में रहता है। अब इससे अगर अधिक है तो इसका मतलब है वो एक शोर का नाम उसको अपन दे सकते हैं। 80 से 120 डेसिबल से अधिक की सभी ध्वनियाँ क्या कहलाती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ये एक लिमिट है 80 से 120। तो इस सामान्य ध्वनि से अगर आगे निकल जाता है, डेसिबल के रूप में तीव्रता आगे निकल जाए या ज़्यादा हो जाए तो वो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आ जाता है। जब ध्वनि एक निश्चित स्तर से अधिक हो जाए तो किसी व्यक्ति या समूह को शारीरिक और मानसिक स्तर पर क्या करती है, वो प्रभावित करती है। कोई भी व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक रूप से अगर उसको प्रताड़ित करती है, परेशान करती है, तो वो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में माना जाता है। किसी व्यक्ति या समूह को शारीरिक और मानसिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाले तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण क्यों होता है, उसके क्या कारण है, तो ध्वनि प्रदूषण के कारण देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण बहुत सारे कारण तो हम वैसे भी जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण आज लगातार क्यों होता जा रहा है। तो ध्वनि प्रदूषण आज परिवहन के साधनों की बढ़ती हुई जो संख्या है उससे आज तीव्र गति से जो लाउड स्पीकरों में जो आवाज़ें आती है, हम शादी समारोह या अन्य कोई भी अपना जो प्रोग्राम होता है उसमें क्या करते हैं, हम तीव्र आवाज़ में जो स्पीकरों का प्रयोग करते हैं वो ध्वनि प्रदूषण को जन्म देते हैं। तो परिवहन के साधनों से किन किन चीज़ों से होता है, परिवहन साधनों से, तीव्र गति से जो बजाए जाने वाले जो स्पीकर है तो स्पीकरों से, और औद्योगिक उद्योगों से निकलने वाली ध्वनि, औद्योगिकरण से। औद्योगिकरण का अर्थ होता है जिन उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है वहाँ पर भी क्या होता है, तीव्र आवाज़ में वायुयान या जेट विमानों से, जब अपन एयरपोर्ट के आसपास रहते हैं या उसके आसपास देखते हैं तो जब वायुयान उड़ान लेते हैं या नीचे उतरते हैं उस दौरान भी तीव्र गति से आवाज़ होती है। तो ये सारे के कारण जो है ध्वनि। अब ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन सी हानियाँ होती है, तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, मानव के मस्तिष्क पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिससे जैसे मनुष्य में चिड़चिड़ापन, बहरापन, अत्यधिक उच्च ध्वनि से व्यक्ति के स्थायी रूप से श्रवण शक्ति
श्रवण शक्ति जो होती है यानी सुनने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, जिससे व्यक्ति पागल की तरह व्यवहार करने लगता है। अब कई बार अपने सामने इसका एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं कि कई बार जैसे मान लो अपन रास्ते से चल रहे हैं या कोई बड़ा साधन है जैसे ट्रक है या कोई भी अन्य साधन है, उसके टायर अचानक से फूट जाता है, तो उससे क्या होता है जब तीव्र आवाज़ निकलती है तो थोड़ी देर के लिए अपने को सुनाई देना बंद हो जाता है। तो अगर वही कंडीशन अगर लंबे समय तक अपने साथ की जाए तो अपने को तो वैसे ही सुनाई देना परमानेंट बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कई बार बहरे होने की समस्या, चिड़चिड़ापन और उसके अलावा श्रवण शक्ति यानी जो याद रखने की शक्ति, श्रवण शक्ति सुनने की शक्ति तो होती है, साथ ही साथ व्यक्ति पागलपन के दौरे भी उसमें आने लग जाते हैं। ये इसके किसके कारण? ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानियाँ हैं। तो ये ध्वनि प्रदूषण कंप्लीट, उसके बाद में अपन बात करते हैं भूमि प्रदूषण। अगला जो प्रदूषण है वो है भूमि प्रदूषण। प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं से मिट्टी की गुणवत्ता में कमी होना क्या कहलाता है? मृदा या भूमि प्रदूषण कहलाता है। प्राकृतिक क्रिया हो चाहे जैसे अपर्दन होता है, जैसे कई बार तीव्र बारिश के कारण क्या होता है मिट्टी का अपर्दन हुआ तो ऊपरी उपजाऊ परत क्या होती है बह के आगे बढ़ जाती है और उसी स्थान पर क्या होता है अनुपजाऊ भूमि शेष रह जाती है। तो प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं से मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास को भूमि प्रदूषण कहा जाता है। मृदा प्रदूषण से भूमि की उर्वरकता में क्या होती है? मृदा प्रदूषण से जैसे मिट्टी में पॉल्यूशन के रूप में कोई भी अवांछित तत्व मिलता है तो उसकी जो उर्वरकता यानी उपजाऊपन की क्षमता है वो कम हो जाती है, और उपजाऊपन की क्षमता का कम होना क्या कहलाता है? भूमि प्रदूषण कहलाता है। समस्त भूमंडल पर वासित यानी समस्त भूमंडल पर निवास करने वाले जीवों पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। भूमि प्रदूषण क्यों होता है, उसके क्या कारण है? तो प्रदूषित जल, फैक्ट्रियों औद्योगिक क्षेत्रों से निकला हुआ जो जल होता है उसके कारण, प्रदूषित जल से अत्यधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से भूमि प्रदूषण के कारण की अगर बात की जाए तो पहला कारण है प्रदूषित जल। प्रदूषित जल चाहे कहीं से भी आए वो भूमि को प्रदूषित करता है। रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग, आज वर्तमान में हम अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? रासायनिक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो वो भी अपनी भूमि को क्या बनाता है? अनुपजाऊ बनाता है। औद्योगिक क्षेत्रों से निकला हुआ अपशिष्ट, नगरों महानगरों से निकलने वाले अपशिष्ट, ये सारे कारण जो है इसके, अब जैसे ही नगरों महानगरों का जो गंदा जल है वो भूमि में जाके मिलता है तो उससे क्या होता है, क्योंकि उसमें कई सारे केमिकल, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों से जो जल निकलता है, अपशिष्ट निकलता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे रासायनिक केमिकल मिले होते हैं जो भूमि में जैसे ही जाते हैं तो भूमि को क्या करते हैं? वो अनुपजाऊ बना देते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखते हैं अपन तो पंजाब में रासायनिक खाद बनाने का कारखाना है, तो रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग के कारण आज वहाँ की भूमि इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि वहाँ पर बिना खाद के कोई भी चीज़ उत्पादित नहीं होती है। अब कुछ समय के बाद में क्या होगी? वो भूमि बंजर स्थिति में परिवर्तित हो जाएगी। अत्यधिक प्रयोग के कारण भूमि प्रदूषण की समस्या वहाँ के निवासियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी प्रकार चीन में तीव्र औद्योगिकरण के द्वारा वहाँ के जल स्रोत आज इतने ज़्यादा प्रदूषित हो चुके हैं जिनका उपयोग हम साधारण रूप में नहीं कर सकते। जल स्रोत अधिक संख्या में प्रदूषित होने के कारण अब कोई भी जो क्षेत्र होता है, जैसे ये मान लो अपन कोई तालाब या झील है, इसके आसपास क्या है? चारों तरफ कृषि भूमि है, तो इस जल का प्रयोग हम किस में करते हैं? सिंचाई के लिए भी करते हैं, पेयजल के लिए भी करते हैं। लेकिन यही जल अगर कोई नदी आ रही है शहर से और इस नदी के माध्यम से इसमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, अब इसके अंदर जो जल है उसकी जल की मात्रा जो नमी है वो नमी इसमें चारों तरफ फैलती है, चारों तरफ नमी फैलती है, तो इससे क्या होता है? आसपास की जो भूमि होती है उसको भी क्या कर देते हैं? बंजर भूमि या अनुपजाऊ भूमि में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर एकत्रित जो जल है वो जल क्या है? प्रदूषित जल। उस प्रदूषित जल से आसपास की जो भूमि है वो भी क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, जो मृदा प्रदूषण के रूप में देखी जा सकती है। अब मृदा प्रदूषण से नुकसान क्या होता है? कृषि योग्य जो भूमि है वो धीरे धीरे किसमें लगातार घटती जा रही है। आज हमारे पास, हम संपूर्ण भारत की बात करें तो हमारे पास जो कृषि भूमि का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल धीरे धीरे, अब जैसे जैसे जिस भाग में भूमि अनुपजाऊ हो गई उसको मानव ने क्या कर दिया? चरागाह के रूप में या वैसे बंजर भूमि के रूप में छोड़ दिया, तो धीरे धीरे कृषि भूमि जो है वो लगातार घट रही है। इससे होने वाली बीमारियों में पेचिश, प्रवाहिका, हैजा, आँखों के रोग, तपेदिक आदि बीमारियाँ, क्योंकि उस मिट्टी से उत्पादित होने वाली वस्तुओं का प्रयोग कौन करता है? मानव। तो मानव में इस प्रकार की बीमारियाँ लगातार हो रही है। मृदा प्रदूषण एक अन्य पर्यावरणीय प्रदूषणों को भी जन्म देता है, क्योंकि पर्यावरणीय प्रदूषण, क्योंकि मृदा जो है उस मृदा पर ही मानव के सारे क्रियाकलाप होते हैं, तो वहीं से अन्य प्रदूषणों का जन्म होता है।
भूमि प्रदूषण से भूमि की न्यूनता की समस्या, यानी भूमि लगातार क्या होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी उपयोगी भूमि, हमारे पास टोटल भूमि तो इतनी है, अब इसमें से अपन बात करें, एक तो होती है उपयोग योग्य भूमि और एक होता है अनुपयोगी भूमि। ये तो पहले ही होता है अपने पास, लेकिन अनुपयोगी भूमि का प्रतिशत अपन माने कि 20% है और उपयोगी भूमि का प्रतिशत कितना है, 80। धीरे धीरे ये भूमि अनुपजाऊ होगी तो इसका प्रतिशत बढ़ेगा और इसका प्रतिशत घटता जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमारी भूमि जो है लगातार कम होती जा रही है। अब इसमें ये नहीं समझना कि भूमि कम होगी, भूमि तो उतनी रहेगी, लेकिन उपयोग आने योग्य जो भूमि है उसकी मात्रा, उसके क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा है। अब नेक्स्ट ये अपने प्रदूषण के प्रकार हो गए, जिसमें अपन ने 4 पढ़ लिया, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। अब बात करते हैं अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा को समझने के लिए अपन बात करते हैं कि अम्लीय वर्षा होती क्या है। तो सिंपल शब्दों में देखते हैं पहले। अम्लीय वर्षा, ये जो नाम से पता चलता है कि अब ऊपर आसमान में अम्लों की कोई पैदावार तो होती नहीं है, जो अम्लीय वर्षा वहाँ से होगी। जैसे अपन बात करें अपने धरातल है, इस धरातल पर क्या है, जो उद्योग स्थापित है, औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है, औद्योगिक, हम जो परिवहन साधनों का प्रयोग करते हैं तो उनसे निकलने वाला जो धुआं है, अब ये धुआं औद्योगिक क्षेत्रों से निकला हुआ जो गैसें और गैसों का जो उत्सर्जन होता है, उससे हमारे वायुमंडल में क्या होता है, ये धुआं पहुँचता है। अनेक प्रकार के केमिकलों युक्त जो ये गैसें होती है, गैसें कहाँ पहुँच जाती है, वायुमंडल में। और वायुमंडल में कौन सी चीज़ें पहले से उपलब्ध होती है, एक तो धूल के कण, ये हमेशा विद्यमान होते हैं वायुमंडल में। अब धूल कणों से, और ये जो बवंडर के रूप में ऊपर जब ये धुआं उठता है, अब ये धुआं कहीं ना कहीं फिर यहाँ जमा रहता है इस प्रकार से वायुमंडल में। अब जैसे ही अपने वर्षा काल प्रारंभ होता है, वर्षा काल प्रारंभ होगा तो अपन कई बार देखते हैं कि अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं कि जो पहली वर्षा होती है उसमें बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसका कारण क्या होता है कि पहले स्टार्टिंग वाली जो वर्षा होती है तो यहाँ पर जितनी मात्रा में यहाँ पर जो धूल कण और इनसे मिश्रित अवस्था में जो गैसें पाई जाती है, ये फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं है, परिवहन साधनों से निकला हुआ धुआं है, वो सारा वायुमंडल में। तो वो वायुमंडल में जो होता है वो वर्षा के जल के साथ मिलकर के क्या होता है, कहाँ गिरता है, धरातल पर। धरातल पर गिरता है। अब यहाँ पर अपन मान लो बाहर घूमने के लिए निकले हुए हैं, ऐसी बारिश होती है अपने ऊपर गिरेगी तो अपनी चमड़ी से संबंधित जो बोलते हैं, यानी बहुत सारी खुजली वाले चर्म रोग जो बोलते हैं, ऐसे चर्म रोग उत्पन्न हो जाते हैं। किसके कारण, क्योंकि ये जो जल आ रहा है ये कैसा है, दूषित जल है। ये दूषित जल जब अपने शरीर के चर्म रोग के रूप में यहाँ पे दिखता है, तो इसलिए अपने कई बार पेरेंट्स गार्जियंस होते हैं वो बोलते हैं कि साहब अपने को स्टार्टिंग की जो बारिश होती है, 1-2 बार बारिश हो तब अपने को, क्योंकि एक बार में तो क्लियर तेज वर्षा हो तो होगी तभी जाकर ये सारा धुलकर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। फिर बाद में होने वाली बारिश में आप आराम से बाहर खूब घूम सकते हो, उससे आपके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन प्रारंभिक जो वर्षा होगी, इस वर्षा से क्या होता है, अनेक प्रकार की बीमारियों का जन्म होने का चांस रहते हैं, संभावना रहती है। अब ये जो अपन बात कर रहे हैं इसी वर्षा को अपन क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं बुक में, वस्तुतः विभिन्न उद्योगों विविध उत्पादन क्रियाओं से निकले कार्बन डाइऑक्साइड, कौन कौन सी गैसों का उत्सर्जन होता है, CO2, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। गैसें वायुमंडल में क्या होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गैसें जो है ये वायुमंडल में पहुंच जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में कहाँ होती है, वायुमंडल में पहुंचने के बाद में जलवाष्प तथा बारिश के पानी से, यही गैसें क्या होती है, जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ में मिलकर के कहाँ पहुंचती है, नीचे धरातल पर पहुंचती है। जहाँ वो वर्षा जिसके पानी में ये गैसें मिल जाती है उसे क्या कहते हैं, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड से ऊपर से वायुमंडल से जब वर्षा होती है तो उसके जल में मिलकर जब धरातल पर पहुंचती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं। सामान्यतः वातावरण में 60 से 90%, 60 to 90% अम्लीयता H2SO4 के कारण और 30 से 40% जो अम्लीयता है वो
HNO3 के कारण होती है। H2SO4 तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो किससे मिलकर बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी जल। जल तो सभी के साथ मिलेगा, जल तो बारिश के रूप में आ ही रहा है, तो H2O तो अपने आप मिल रहा है। उसमें ऊपर क्या उपलब्ध है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड और जल दोनों क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये सल्फ्यूरिक अम्ल जब धरातल पर गिरता है तो ये क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा के रूप में। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड और जैसे जल, तो वो क्या करता है? नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। तो ये जब दो चीज़ें आपस में मिलती है तो उसके कारण धरातल पर जब ये पहुंचती है तो ये अम्लीय वर्षा के रूप में इसको अपन जानते हैं। अम्ल वर्षा से संबंधित जल का पीएच मान, अम्लीय वर्षा से संबंधित जल होता है उसका पीएच मान कितना माना गया है? 5 से 2.5 के बीच के मध्य। जबकि पीएच का तटस्थ मान यानी पीएच का दूर का मान जो सामान्य रूप से अपन देखते हैं तो कितना होता है? 7। अम्ल के रूप में आता है तो उसका कितना होता है? 5 से लेकर 2.5। जबकि अपने सामान्य रूप से अपन उपयोग करते हैं तो कितना होना चाहिए? पीएच कितना होना चाहिए? 7। इससे कम मान अम्लता और अधिक मान इस 7 से ज़्यादा हो जाए तो क्या कहलाता है? सार, और इससे कम हो जाए तो क्या कहलाता है? अम्ल। तो इस pH 7 इसमें अगर वृद्धि हो जाए तो किसके कारण होगी? सार के कारण। इसमें अगर कमी हो जाए तो किसके कारण होगी? अम्ल के कारण। अब कम मात्रा है तो इसका मतलब अम्लीयता की मात्रा ज़्यादा है। अब अम्लीयता जैसे नाम आता है तो अपने को क्या समझना है? तो ये SO2 नाइट्रिक ऑक्साइड CO2 इनकी मात्रा ज़्यादा है, और सार वाली जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है? पीएच मान ज़्यादा रहता है सार का। अम्लीय वर्षा में हाइड्रोजन आयनों का स्तर क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। अधिक मान सारीयता का प्रतीक और कम मान अम्लीयता का प्रतीक। अम्लीय वर्षा के कारण, अब कारण तो अपन ये देख ही रहे हैं कि ये जो गैसों का उत्सर्जन जहाँ जहाँ से हो रहा है वही कारण है उसके। तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण NO2, SO2, NO, CO आदि सल्फर डाइऑक्साइड रासायनिक अभिक्रिया द्वारा H2SO4 का निर्माण करती है। सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 का मतलब क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। और SO2 के निम्न स्रोत यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है? वायुमंडल में कहाँ से आती है? तो ऑटोमोबाइल या कोयला या जल विद्युत संयंत्रों के कारण ये वातावरण में इसका निर्माण होता है। किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का। किसके कारण? ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज है या कोयला या जल विद्युत का निर्माण हम करते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है? यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वायुमंडल में विसर्जित होती है। फिर दूसरा कारण, ताप शक्ति गृह पर बिजली उत्पन्न करने हेतु भारी मात्रा में हम क्या करते हैं? कोयले को जलाते हैं। अब जब कोयले को जलाते हैं तो वहाँ से धुआं निकलता है, उस धुआं ही क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, और वही जब जल के साथ क्रिया करता है तो किसका? H2SO4 बन जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। खनिज तेल शोधनशालाएँ, यहाँ से भी सल्फ्यूरिक जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन होता है। स्वचालित वाहन जो होते हैं उससे भी एक गैस उत्सर्जित होती है SO2। जीवाश्म ईंधन, अब जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? जैसे अपन आपने कई बार देखा होगा, एक तो गीली लकड़ी को अपन जलाते हैं, ये जीवाश्म ईंधन किस श्रेणी में आता है? गीली लकड़ी। गीली लकड़ी को आप जला रहे हो और एक सूखी लकड़ी को आप जला रहे हो, किस में धुआं ज़्यादा होता है? गीली में ज़्यादा होता है। तो गीली लकड़ी यानी जीवाश्म ईंधन, ऐसी चीज़ों को अपन जब जलाते हैं तो उससे क्या है? SO2 की मात्रा ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित होती है, जबकि सूखी लकड़ी को जलाते हैं तो उतनी मात्रा में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जीवाश्म ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, इसको जलाते हैं या नष्ट करते हैं, तो उसके कारण कई बार जंगलों में जो आग लग जाती है। अब वहाँ पर गीले वृक्ष ज़्यादा होते हैं तो ऐसे वृक्षों से जो ज़्यादा मात्रा में जो वायुमंडल में गैस उत्सर्जित होती है वो SO2 होती है। तो इन सभी चीज़ों के कारण किसका निर्माण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का। ये तो हो गई किसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि अम्लीय वर्षा जो है उसका प्रभाव क्या पड़ता है, क्या प्रभाव रहता है। पहली बात तो अम्लीय वर्षा जब धरातल पर गिरती है तो मिट्टी में मिल जाएगी। वो जो प्रदूषित जल है वो किस में मिलेगा? मिट्टी में। तो मिट्टी को क्या करेगा? प्रदूषित करेगा और उसकी उपजाऊपन की क्षमता को घटा देता है। अधिक अम्लता के कारण मिट्टी के खनिज और पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसके कारण भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव एक स्थान विशेष तक ही सीमित नहीं रहता है और न ही ये SO2 और NO2 उगलने वाले औद्योगिक और परिवहन स्रोतों तक सीमित रहता है।
ये स्रोतों से दूर अत्यधिक विस्तृत क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर कोई भूमि है, इस भूमि में यदि एक बार कोई सल्फ्यूरिक मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल की अम्लता बढ़ जाती है तो ये केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेगा, धीरे धीरे इसका प्रभाव जो है वो बढ़ता जाता है और आसपास की भूमि को भी ये अनुपजाऊ बना देता है। क्योंकि अम्लीय वर्षा के उत्तरदायी कारक वायु के वेग, अब ये कैसे बनाता है, ये जैसे ये भूमि है और इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, अब तीव्र गति से हवा चल रही है या कोई तूफान आता है, यहाँ की मिट्टी कहाँ जाकर दूसरे क्षेत्र में जाकर गिरेगी, तो वो क्या करती है, वहाँ वाली मिट्टी को भी बंजर बना देती। जैसे अपन बोलते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण, तो ये मिट्टी से मिट्टी में क्या होता है, संक्रमण ये कि ये वाली जो प्रदूषित मिट्टी है ये दूसरे क्षेत्र की मिट्टी को भी क्या कर देती है, प्रदूषित कर देती है। तो वायु के वेग के साथ वायु की दिशा में हजारों किलोमीटर दूर तक ये मिट्टी जब पहुँचती है तो उस क्षेत्र को भी क्या कर देती है, अनुपजाऊ बना देती है। और आर्द्रता पाकर, अब जैसे ही यहाँ से पहुँची वहाँ पे और यहाँ पर जैसे ही उसके अंदर पानी की मात्रा मिलती है तो वापस SO2 प्लस H2O दोनों मिले और किसका निर्माण हो गया भाई, यहाँ से इस जगह से वो गीले रूप में तो जाएगी नहीं, यहाँ से क्या होती है, जैसे हमारी जो मिट्टी है वो मिट्टी किस रूप में जाएगी, SO2, ये SO2 के रूप में वाष्प के रूप में ऊपर जाती है और ऊपर जाकर जब हवा के साथ आगे बढ़ती है और वापस यहाँ इस क्षेत्र में जब जल के साथ क्रिया करके वापस इस क्षेत्र में क्या कर देती है, भूमि में अम्ल की मात्रा बढ़ा देती है। तो ये याद रखना है दो चीज़ें, SO2 ये किसके साथ क्रिया करती है, H2O, ये जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, H2SO4, H2SO4 का निर्माण करती है। और इसको तो अपन बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसको अपन बोलते हैं जल H2O को, और इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी अगर ये मिल H2SO4 आ जाता है तो इसका मतलब है अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई। पेयजल भूमि तो हो रही है, भूमि के साथ साथ और क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, तो और दूसरा प्रभाव है पेयजल भंडार, जो बड़ी बड़ी झीलें, तालाब, ये ऐसे क्षेत्र जो है वो भी क्या होते जा रहे हैं, प्रदूषित होते जा रहे हैं। अम्लीय वर्षा से मानव में कौन कौन से सांस और त्वचा की बीमारियाँ, वही चीज़ है कि अपन बात कर रहे थे कि जब वर्षा किसी जीव के ऊपर गिरता है तो उसकी जो चमड़ी होती है उसमें क्या होती है, चर्म रोग या त्वचा के रोग उत्पन्न कर देती है। तो सांस और त्वचा की बीमारियां हो जाती है, आंखों में जलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अभी ये कई बार अपन ऐसी बारिश में अगर कई बार भीग जाते हैं और जब अपन घर आते हैं तो अपने क्या सिर से जब पानी गिरता है तो आंखों से होते हुए निकलता है, तो आंखें कई बार घर आते हैं तो उस टाइम क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। तो ये इसी का एग्जाम्पल है। आप साधारण जो वर्षा होती है, शुद्ध जो वर्षा होती है उसमें जाओ, आप कितने पानी गिरे आपकी आंखें लाल नहीं होगी। आंखें लाल कब होती है, जब वो जल प्रदूषित होता है और वो जल जब अपनी आंखों में पहुंचता है तो अपनी आंखों को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्लीय वर्षा का वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब यही जल, प्रदूषित जल जब वनस्पति पर गिरता है तो वनस्पति को भी क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है, क्योंकि इससे पत्तियों की सतह पर क्या हो जाती है, मोम जैसी परत जमा हो जाती है। अब एक पेड़ है, उस पेड़ की पत्ती के ऊपर मोम जैसी परत जमा हो गई सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में। इसके जो तना या जो पत्तियां होती है, इस पत्तियों पर क्या होते हैं, बारीक बारीक छिद्र होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, अपने भोजन का आदान प्रदान करते हैं। अब उनकी जब मोम की परत जमा हो गई तो उनके भोजन का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण बंद, ऑक्सीजन का उत्सर्जन बंद। तो जब दोनों ही क्रियाएं बंद हो गई, अपने श्वास को अपन रोक देंगे तो अपने साथ क्या होगा, वही चीज़ वनस्पति के साथ होती है। किसके कारण, इसकी पत्तियों के ऊपर क्या हुआ, मोम की परत नुमा एक आकृति बन जाती है। जब वो बनेगी तो उसके सारे छिद्र थे वो बंद हो गए और बंद होने के कारण वो वनस्पति धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट हो जाती है। मोम जैसी परत जमा हो जाती है। अब पत्तियों के स्टोमेटा का है ना, जो बारीक छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि, जनन, वाष्पोत्सर्जन आदि जैविक क्रियाएं क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है, मतलब बिल्कुल धीमी गति में या अवरुद्ध हो जाती है। तो जर्मनी में लगभग इसी क्रिया के कारण, इसी अम्लीय वर्षा के कारण जर्मनी में 8% वन जो है वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। नेक्स्ट, जल स्रोत, झील, नदी आदि में अम्ल की मात्रा बढ़ने से पानी के जीवों और वनस्पतियों पर हानिकारक प्रभाव। अब पानी में रहने वाले जो जीव है वो भी इससे प्रभावित होते हैं, वनस्पतियों के साथ साथ पानी के जीव भी इससे नष्ट होते जा रहे हैं। अमेरिका और नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों में अम्ल वर्षा के कारण, अब इन देशों में अम्ल वर्षा ज़्यादा क्यों होती है, तो ये अपन सीधी सी बात है कि वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रों का ज़्यादा मात्रा में प्रचलन है, यानी औद्योगिक उत्पादन ज़्यादा होता है, इस कारण वहाँ पर ये वर्षा भी ज़्यादा होती है। तो इन देशों में अधिकांश झीलों के जैविक समुदाय क्या हो गए,
झीलों का जैविक समुदाय कौन सा होता है? जल में रहने वाला जीव। तो झीलों में रहने वाले जितने जीव थे वो आज नष्ट हो चुके हैं, सारे के सारे जीव नष्ट हो गए। अम्ल वर्षा से मृदा में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पादप और जंतु जगत दोनों को क्या होती है? नुकसान होता है, हानि होती है। जैविक प्रक्रियाओं का अवनयन, जैविक प्रक्रियाएं, जब वनस्पति का विकास होता है वो अवरुद्ध होगा तो जैविक प्रक्रिया बिल्कुल बंद हो जाती है। इससे भवनों को संरक्षण के कारण क्षति होती है। अब भवन संरक्षण जैसे अपन देखते हैं कि अपने लोह स्तंभ है, नाम सुना हुआ है लोह स्तंभ, इतना प्राचीन है, वो इतने दिनों से उसके कुछ नहीं होता, लेकिन लगातार अम्लीय वर्षा का पानी उसके ऊपर गिरने के कारण आज उसका भी जो है लोह इस्पात जो था उस समय का बनाया हुआ, वो लोह इस्पात भी आज धीरे धीरे क्या होता जा रहा है। हालांकि अपन बोलते हैं कि इस्पात में कभी जंग नहीं लगती है, लेकिन आज उसका भी कलर फेड होने लग गया। किसके कारण? अम्लीयता के कारण। तो इसी के कारण भवनों को संरक्षण के कारण क्षति होती है। पत्थर और संगमरमर विशेष रूप से इससे प्रभावित होने लगता है। यूनान, इटली और कई यूरोपियन देशों में संगमरमर से जो बनी हुई मूर्तियां हैं, जैसे आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल, अभी आगरा के ताजमहल की अपन बात करें तो बिल्कुल वाइट है, लेकिन आज उसका कलर देखते तो हल्का फुल्का क्या हो गया, धुंधला सा नजर आने लग गया, क्लियर वाइट नहीं रहा। किसके कारण? इसी पोल्यूशन के कारण, इसी प्रदूषण के कारण। तो अम्लीय वर्षा से क्या पड़ता जा रहा है? धुंधला पड़ता जा रहा है। अब इनके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं? अब इनका उत्सर्जन कम करना वही समाधान है। अपन जो गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, इन उत्सर्जन को कम से कम किया जाए, ये इनका समाधान है। तो अम्लीय वर्षा पर्यावरण संबंधी मौजूदा समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या है। अम्ल वर्षा अति प्रदूषित इलाकों में बड़ी दूर तक क्या हो जाती है? आसानी से फैलती है। और अम्लीय वर्षा के लिए मानवीय उत्पादन मुख्य रूप से क्या होता है? जिम्मेदार होता है। अब विभिन्न स्रोतों से अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने, अब जिन जिन स्रोतों से SO2 का उत्पादन होता है उनके ऊपर रोक लगाई जाए, उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली SO2 और NO2 के उत्पादन पर क्या किया जाए? SO2 और NO2 जो गैस है, इनके गैसों के उत्पादन पर क्या किया जाए? रोक लगाई जाए, नियंत्रण स्थापित किया जाए, तब जाकर ये अम्लीय वर्षा को अपन रोक सकते हैं। इन्हें वातावरण में घुलने से रोका जाए। अतः उद्योगों में स्कार्प्स का अर्थ होता है जो यहाँ से ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाए जिनसे उसका उत्पादन या ऐसी गैसों का उत्सर्जन नहीं हो। जैसे अपन बात कर रहे हैं वाहनों के स्थान पर हम इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं, ऑटोमेटिक क्या होगा? इसका स्तर नीचे गिरेगा और इससे हमारे इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो स्कार्प्स का उपयोग बैग, फिल्टर, कोलाइडल टैंक, बड़े बड़े टैंक बनाए जाए, उसको वहीं पर नष्ट करने का कार्य। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, ये इसके सबसे ज़्यादा इसको नियंत्रित करने के स्रोत है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है उन दोनों को बढ़ावा दिया जाए। व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग क्या किया जाए? कम किया जाए। सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग ज़्यादा किया जाए। अब व्यक्तिगत और सार्वजनिक का प्रयोग, व्यक्तिगत को कम करेंगे, सार्वजनिक को बढ़ाएंगे तो उससे फायदा होगा। जैसे कैसे फायदा होगा अपन बात करें तो व्यक्तिगत जो साधन है, हर व्यक्ति अपना, एक अकेला व्यक्ति जा रहा है तब भी वो अपना साधन लेके जा रहा है। कई बार अपन देखते हैं कि अपने नगरों, महानगरों में क्या होता है, यहाँ पे व्यक्ति का क्या होता है? ऑफिस होता है, यहाँ पे उसका आवास है, यहाँ से वो गाड़ी लेके, यहाँ पे 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है, गाड़ी लेके वो यहाँ पर निकलता है, ठीक है। वो किससे जाएगा? अपने पर्सनल व्हीकल से। अब यहाँ से वहाँ तक गया, वहाँ से यहाँ तक आया, पॉल्यूशन तो हुआ। अब उसके स्थान पर यहाँ पर एक इसी रास्ते पर एक बड़ी वाली बस चलती है जो इसी जगह से यहाँ तक 15 मिनट या 20 मिनट, आधा घंटा मान लो, 30 मिनट मान लो, 30 मिनट में वो यहाँ पर इसको पहुँचा देती है अपने ऑफिस में। ट्रैफिक समस्या के कारण हो सकता है 30 की जगह 40 लग जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको 45 मिनट लग सकती है अपने ऑफिस पहुँचने में। लेकिन यहाँ से वो अपनी पर्सनल व्हीकल को त्याग करके अगर सार्वजनिक बस में बैठकर जाता है तो यहाँ पर तो सारे व्यक्ति, जितने व्यक्ति बस में बैठ के जाएंगे तो इसकी गाड़ी से होने वाला पॉल्यूशन क्या होगा? कम होगा। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति सार्वजनिक साधनों का प्रयोग ज़्यादा करे और व्यक्तिगत साधनों का प्रयोग कम करेगा, तो इससे अपन इस पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। समय समय पर वाहनों की जाँच करवाई जाए, पॉल्यूशन चेक करवाते रहे। जल स्रोत जहाँ पानी की अम्लीयता बढ़ गई है वहाँ पानी में क्या डाला जाए? अब अम्ल की मात्रा जो पानी में कई बार अम्लीयता बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए क्या डाला जाता है? चूना डाला जाता है। चूने से क्या होता है? अम्ल नष्ट हो जाता है और वो वापस जल जो होता है सामान्य हो जाता है। इसी प्रकार मिट्टी की अम्लता नष्ट करने हेतु किसका प्रयोग किया जाए? चूने का प्रयोग किया जाए। अधिकांश भारतीय नगरों में वर्षा जल में अम्लता का स्तर सुरक्षा सीमा से कम है, लेकिन बढ़ते उद्योग इकाइयों से हानिकारक गैसों की सांद्रता, ज़्यादा मात्रा में हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती है, तो उस पर रोकथाम पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पा रहा है।
और हमने अपने देश की औद्योगिक इकाइयों को नियंत्रित करना पड़ेगा। हमारे पास जो औद्योगिक इकाई स्थापित है उनको नियंत्रित करना ज़रूरी है अगर अम्लीय वर्षा पर अपने को नियंत्रण स्थापित करना है तो ये हो गई अम्लीय वर्षा। अब नेक्स्ट हरित गृह प्रभाव जो कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।